माया से कार्तिक की दोस्ती और संबंध शुरू होने से कुछ महीने पहले की बात थी, जब कार्तिक और श्वेता की दोस्ती एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां से वो किसी भी दिशा में जा सकती थी। वो दोस्ती प्रेम संबंध की तरफ भी बढ़ सकती थी और उनके बीच तल्खी भी आ सकती थी। किस्मत का हिसाब किताब कुछ ऐसा रहा कि वो दोस्ती प्रेम संबंध की ओर नहीं बढ़ पाई। उनके संबंध की कहानी एक तल्खी भरे विवाद के रूप में बदल गई। एक मुद्दत के बाद जब कार्तिक की शादी माया से हो चुकी थी और इस बात को अभी कुछ ही महीने बीते थे, तब कार्तिक ने एक दिन श्वेता को फोन किया था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर कार्तिक ये सब कह सका। उसने श्वेता से कहा, देखो श्वेता, मैं तुमसे ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच में जो बातें हुई हैं, उन सब के बीच मैंने तुमसे और तुमने मुझसे बहुत सी बुरी बातें कही हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं उन बातों के लिए एक अफसोस होगा। तुम्हें लगता होगा कि तुमने मेरे साथ बुरा किया, और शायद ऐसा ही मुझे भी अपने बारे में लगता रहा है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। देखो श्वेता, सच ये है कि हमारी दोस्ती तब एक अजीबोगरीब पड़ाव पर पहुंच गई थी। एक गहरी सांस भरकर कार्तिक आगे बोला, बहुत कुछ ऐसा था जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ सकते थे। वो सब आगे आने वाले वक्त के साथ बदले हुए हिसाब से नहीं आंका जा सकता था। उसका पता चीजें बेहतर होने के बाद ही लगाया जा सकता था। अब कहने को तो मेरे पास एक तरीका तो ये था कि हमारे तुम्हारे साथ गुजरे वक्त को मैं बड़े गौर से देखता, और उस वक्त को जो काम करना तुमने चुना था, जिनका असर मेरी जिंदगी पर भी हुआ था, उन्हें ही मेरी जिंदगी को अच्छा या बुरा बनाने का आरोप देकर मैं तुम्हें ही हर चीज का दोषी मान लेता। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता था। हो सकता है ऐसा ही मेरे बारे में कोई ख्याल तुम्हारे पास भी हो। कार्तिक ने एक सांस लेकर कहा, तुम भी ये सोच सकती हो कि इस दौर में जो कुछ भी हुआ, उसमें मैंने जो चुनाव किए या मैंने जो बातें कही, उसी की वजह से तुम्हारी जिंदगी आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। लेकिन सच ऐसा तो नहीं होता। मैं अपने बीच उस वक्त को उसी तरह से देखता हूं जैसे कि वो था। हाँ, हम दोनों नासमझ थे और हमने अपने सामने आने वाली चीजों के अनुसार जिंदगी में कुछ चुनाव किए। चुनावों का प्रभाव मेरी अपनी जिंदगी के ऊपर कुछ भी हो सकता था और तुम्हारे ऊपर भी। लेकिन अपनी अपनी जिंदगी की हर चीज का दोष दूसरों के चुनावों पर नहीं डाला जा सकता, और ऐसा करना गलत भी होता। इसलिए मैं हमेशा से तुमसे चाहता था कि तुम हमारे बीच हुई किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष ना दो। तुम हमेशा बहुत अच्छी थी और तुमने हमेशा मेरा बहुत सहयोग किया है। जो भी हो, जो कुछ भी हुआ, वो परिस्थितियों के अजीब और गरीब खेल की वजह से हुआ। उसके लिए ना मैं खुद को दोष देने की जरूरत समझता हूं, ना ही तुम्हें दोष देता हूं। चाहे गुस्से में मैंने तुमसे कितने भी बुरे शब्द कहे हों और तुम्हें कितना भी दोषी करार दिया हो। ये बात कार्तिक की वो आखिरी बातें थीं जो उसने श्वेता से कही थी। इसके बाद श्वेता से उसकी अगली बातचीत सीधे उसी दिन हुई थी जब श्वेता ने सारे लोगों की सामूहिक पार्टी के लिए कार्तिक और माया को आमंत्रित किया था। उस मुलाकात में जब माया का सामना श्वेता से हुआ था, तो वहां कोई अच्छा नजारा नहीं सामने आया था। माया जलन के मारे बहुत ही बुरा व्यवहार कर रही थी, और इस व्यवहार ने कार्तिक और श्वेता दोनों को इस बात का एहसास दिला दिया था कि माया श्वेता के प्रति असहज है। अब वही श्वेता माया के सामने बैठी थी। वो नए रूप में थी। आज महादेवी की शिक्षा के साथ ही साथ आज श्वेता के पास ऐसे बहुत से सवालों के जवाब थे जो माया को परेशान कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि श्वेता आज माया के कार्तिक को पाने के उद्देश्य में उसकी साथिन बन गई थी। ये एक मुश्किल चीज थी जिसके लिए माया को श्वेता के प्रति अपने सारे नजरिए को बदलकर उसके प्रति एक नया नजरिया बनाना जरूरी था। शुरुआत से काफी अच्छा करते हुए भी माया इस काम में पूरी तरह सफल नहीं हुई थी। ऊर्जा को साधने के मामले में कार्तिक का नजरिया
अभी कुछ अजीबोगरीब स्थिति में था। कर्ण पिशाचनी को यूं तो सारी बात सीधे सीधे बतानी चाहिए, लेकिन जब कार्तिक ने उसकी पिछली चेतावनी को नहीं सुना तो अब वो अलग ही तरीके से कार्तिक को बातें बता रही थी। वो कार्तिक का मजाक उड़ा रही थी और उससे कार्तिक को बुरा भी लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बात पहले ना सुनने के लिए कार्तिक को ये सब सहना जरूरी था। देखो पिशाचनी, मैंने तुम्हारी सारी बातों पर बहुत बार गौर किया है। मैं मानता हूं कि पिछले मामले में मुझसे कुछ गलती हुई होगी और मैंने शायद तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें इस तरह की सारी कलाकारी वाले काम करने की जरूरत है। तुम चाहो तो एकदम सीधे अपनी बात मेरे सामने रख सकती हो और यकीन करो कि मैं तुम्हारी बात समझता हूं। जो भी कुछ अजीबोगरीब होने वाला है जिसकी तुम बात कर रही हो, उससे हम निपट सकें, उसके लिए जो भी जरूरी है वो मुझे बताओ। इस बारे में सिर्फ इतना ही जानना मेरे लिए काफी नहीं था कि कोई चीज होने वाली है, बल्कि मुझे यह भी जानना जरूरी है कि वो क्या और कैसे होने वाला है। कहकर कार्तिक ने ठंडी सांस ली और आगे बोला, और उसके लिए हमें कितनी शक्ति की जरूरत है, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि हमें किस चीज का सामना करना है और वो कैसे होने वाली है, तो लड़ाई का सामना हम कैसे करेंगे। हमें किसी भी युद्ध के लिए प्रतिद्वंदी के बारे में भी तो पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। और अगर तुम्हारा काम यही है कि तुम लोगों के दिमाग में जानकारी डालो या उनके सवालों का जवाब दो या उन्हें आगाह कर दो, तो आज तुम्हारी भी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि तुम मुझे इस बारे में बताओ कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। या तुम ये सारी बातें हमारे ऊपर छोड़कर ऐसे ही गायब हो सकती हो? अगर तुम ऐसे गायब होती हो तो तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं निभाई है। ये बात सुनकर पिशाचनी भी थोड़ा गंभीर हो गई। उसे लगा कि कार्तिक की बात में दम है। पहले तो वो पहले की तरह ही करके हंसने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने कार्तिक की बात पर थोड़ी गंभीरता से ध्यान दिया। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ लगाया और कहा, हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अगर तुम्हें सारे मामले की पूरी जानकारी नहीं होगी तो तुम काम कैसे करोगे? लेकिन उसके साथ ये भी है कि तुम्हें पूरी बात बताना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें किसी चीज का आभास दिलाने की। हाँ, ये हो सकता है कि मैंने तुम्हें आभास दिलाने में भी अपनी कोशिश पूरी नहीं की हो। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हो। हो सकता है कि अगर मेरी क्षमता में होगा तो मैं तुम्हारी बातों का जवाब भी दूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आधार कोई चीज नहीं है। अगर जरूरत से बाहर की बात होगी तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी और तुम्हें वो जवाब खुद ही खोजना होगा। बहुत बढ़िया, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं। तो क्या तुम तैयार हो? सवाल पूछूं? उसमें से जिनका जवाब दे सकती हो कम से कम उनका देने की कोशिश करो। कार्तिक ने कहा, हाँ, इतना तो कहा जा सकता है। कर्ण पिशाचिनी बोली। कार्तिक ने सवाल पूछा, तो मुझे बताओ कि ये जिस खतरे की बात तुम कर रही हो उसका नाम क्या है और वो किस तरह का खतरा है? ठीक है, अगर इतना ही जानने की इच्छा तुम्हारे मन में कुलबुला रही है तो मैं बता देती हूं, लेकिन अगर इस बारे में तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो जो भी कुछ होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरा काम तो तुम्हें बताने का है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कर्ण पिशाचिनी मुस्कुराकर बोली, हाँ, ये तुमने सही कहा। तुम पहले भी ये बात 4-5 बार कह चुकी हो। बोलते हुए कार्तिक ने अपनी आंखें घुमाई। पिशाचिनी, समुद्र मंथन समझते हो? हाँ, देवताओं और असुरों के बीच में समंदर मंथन से अमृत निकला था और साथ ही जहर भी निकला था।
वो कहानी सभी जानते हैं। पिशाचिनी जानते हैं पर मानते नहीं हैं। सभी को इस बारे में पूरी जानकारी है भी नहीं। वो जो जहर निकला था उसे राहु केतु नाम के 2 राक्षसों ने पिया था, लेकिन बाद में उनकी गर्दन काट दी गई, इसलिए वो उनके शरीर में नहीं पहुंचा। तो उनका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन उनका सर अमर हो गया और वो आज भी आसमान में लटका हुआ है और इधर उधर घूम रहा है। वो काली शक्तियों का अच्छा खासा स्रोत है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? कार्तिक ने बेपरवाही से कहा। कर्ण पिशाचिनी थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, तुम ये कर सकते हो कि ये जो काल सर्दियों में एक बार एक खास स्थिति में आता है, जहां से ये बाकी के बाद के मार्ग पर काली ऊर्जा का सबसे ज्यादा बड़ा प्रहार कर सकता है, उसे संभाल लो। पिछली बार जब इसने ऐसा प्रहार किया था तो लंकापति रावण का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल गया था, अयोध्या को छोड़कर। पिशाचिनी ने आगे कहा, और तब सबसे शक्तिशाली शक्तियों ने अवतार लेकर लंका के साम्राज्य को खत्म किया था। लेकिन वो बहुत पहले की बात है और उसके बाद इतने लंबे वक्त में फिर से एक बार ऐसा होने वाला है। इस बार वैसा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि वो युग अलग था और जिस नागराज को तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले यहां प्रतीकों के रूप में देखा था, ये तक्षक महाराज थे और उनकी बदौलत ही दुनिया में कलयुग आया है। कलयुग में उस तरह का काम होना संभव नहीं है जैसा रावण के वक्त हुआ था। इसलिए अभी नए सिरे से तैयारी की जरूरत है और उसके लिए हमें कुछ शक्तिशाली प्राणियों के जुगलबंदी की जरूरत है, जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था और तुमने सुना नहीं। हाँ, क्योंकि तुमने कुछ भी ढंग से बताया नहीं था। मुझसे उस वक्त तुम दूर से ही बात करके भाग गई थी और ऐसी बात समझना बहुत मुश्किल होता है। अब जब तुमने मुझे बता ही दिया है कि हमारे सामने जो समस्या आ रही है उसका नाम क्या है, तो अब मुझे ये बताओ कि इसका काम करने का तरीका क्या है और इससे हमें निपटना कैसे है। पिशाचिनी हंसने लगी। और उसने कहा, वाह, ये तो बड़ी चालबाजी वाली बात है। अगर सब कुछ मैं तुम्हें बता दूं तो सारी लड़ाई का अंत यही नहीं हो जाएगा। एक पल में तुम उसे जान लो और सारी समस्याएं खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेरे पास जो था और जो मैं तुम्हें बता सकती थी, उससे कितना, कैसे और क्या करना है, ये उन सारी शक्तियों की जिम्मेदारी है जो फिलहाल इस तरह की ताकतों से अपना काम चला रहे हैं। उसमें से एक प्रतिनिधि तुम भी हो। मैंने तुम्हें सब बता दिया, बाकी सब कुछ अब तुम पर निर्भर करता है। कहकर कर्ण पिशाचिनी गायब हो गई। अब कार्तिक सोच में डूबा था कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। आगे का हाल जानने के लिए सुनते रहिए कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।